ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र जैसे कि आरएस हो गई, आने वाली जो परीक्षाएं अपनी अध्यापक की है, श्रेणी 3rd की, 2nd की, 1st की, उनमें जो अपना एक टॉपिक है साइंस विज्ञान, वो एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसी साइंस में जो है अपन ने जो पिछली कक्षाओं से जो अपन है वो अपन ह्यूमन डिजीज, मानवीय जो रोग हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हों, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके कारण जो है वो मानवों में कौन से जो रोग होते हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो रोग अपन ने देखे थे कि जो ह्यूमन डिजीज होती है वो जो है विद्यार्थियों, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है अपना कि जो जन्मजात हैं, एक रोग दो प्रकार के हैं जो अध्ययन की सुविधा से जो है वो उनको बांटा गया है। एक तो होते हैं जन्मजात, जो कि मनुष्य जो है वो या तो गर्भावस्था से या पैदा होने के समय लेके उन रोगों को अपने साथ आता है, तो वो जन्मजात विकार होते हैं जिनको भी विस्तृत रूप से जो है अपन आगे पढ़ेंगे। और दूसरे जो हैं उपार्जित रोग, जो कि अपन को जीवन के दौरान जो है अपनी नेचर है, प्रकृति है, उससे अपन को जो उनमें रहने वाले जो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनसे अपन को प्राप्त होते हैं। तो उनमें जो है वो उन रोगों को अपन दो प्रकारों में विभक्त कर देते हैं। जैसे कि एक रोग है आपका कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वह है जो एक व्यक्ति को होता है, फिर वो अपने समाज के, अपने परिवार के जो है अन्य जो सदस्य हैं या समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति हैं, उनमें भी वो फैलाता है। या वो रोग जो है अन्य विधियों से, कई विधियों से जो है, जैसे हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, या आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इनके द्वारा, या किसी वाहक के द्वारा जो है वो फैलते हैं। दूसरे जो है नॉन कम्युनिकेबल, जो कि एक ही व्यक्ति में होते हैं और वो व्यक्ति जो है उन रोगों को अन्य व्यक्तियों में नहीं फैला सकता है, वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल में जो है अपन ने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव, उनके द्वारा होने वाले जो रोग हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, आपका प्रोटोजोआ है, फंगस है, तो इनके द्वारा जो होने वाले रोग हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो वायरस के द्वारा जो होने वाले रोग हैं उनका अपन ने अध्ययन पिछली कक्षाओं में कर लिया है। अब आज जो है अपन बैक्टीरिया, जीवाणु, उसके द्वारा जो मानवों में कौन कौन सी जो बीमारियां होती है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो बीमारियों को शुरू करने से पहले एक बार जो है वो अपन ये जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया का नाम अपन ने सुना कि ये होते क्या हैं। तो बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जो मनुष्य के शरीर या अन्य जीवों का जो शरीर है उसमें भी पाया जाता है, तथा जो अपनी धरती है, पृथ्वी है, वातावरण है अपना, उसमें हर जगह पाया जाता है। तो सभी जगह पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है वो बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो है अपने शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। नंगी आंखों से, नेक्ड आई जो है अपन, उससे अपन इनको नहीं देख सकते हैं, परंतु जब देखने की जो विधियां हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, उनके द्वारा जब इनको देखते हैं तो ये आसानी से अपन को दिखाई दे जाते हैं। तो बैक्टीरिया अपने शरीर में भी है, कई जगह हैं, और बाहरी जो वातावरण है उनमें भी फैले हुए हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो अपने लिए हानिकारक भी है तो अपने लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि नुकसानदायक ही है, हमेशा इनसे बीमारियां ही होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने शरीर के लिए फायदेमंद भी है तो हानिकारक भी है। हानिकारक कैसे है कि शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उनको फैलाते हैं, जैसे कि आपके गले में इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया के अन्य इन्फेक्शन, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, टिटनेस हो गया,
एंथ्रेक्स हो गया, आपकी जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जिनको अपन पढ़ेंगे भी सही, तो वो फैलाते हैं। ये तो हो गई इनके द्वारा होने वाली मानव शरीर को हानियां। अब इनके लाभ क्या होते हैं? लाभ ये होते हैं कि कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने शरीर में उपस्थित होते हैं जो कि नुकसान की बजाय अपन को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे अपने आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं शरीर के लिए, अपने आंतों में रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, जैसे अपने दस्त वगैरह जो होती है उनको, उससे अपन को बचाते हैं, या अपने पाचन में जो है वो सहयोग करते हैं। तो बैक्टीरिया मानव शरीर के लिए केवल हानिकारक ही नहीं होते, लाभदायक भी होते हैं। अब जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं बैक्टीरिया, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया मानव शरीर के अंदर भी और बाहर भी पाए जाते हैं। लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं। विविध आकार के, इनका जो आकार है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे गोलाकार होते हैं और कोकाई बोलते हैं उनको, जैसे बेसिलाई होते हैं छड़ के आकार के होते हैं, तथा जो है सर्पिलाकार भी होते हैं। तो ये 2-3 प्रकार का इनका शेप है। जब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने माइक्रोस्कोप वगैरह जो होता है उससे जब इनको देखते हैं, जैसे लेब वगैरह में जब टेस्ट के दौरान देखते हैं, तो अपन को ये कुछ गोलाकार भी दिखाई देते हैं, जैसे ये गोला हो गया। बेसिलाई जो छड़ के आकार के, जैसे ये छड़ के आकार के हो गए। कुछ सर्पिलाकार भी दिखाई देते हैं सांप की तरह ऐसे, तो इस प्रकार के भी दिखाई देते हैं। तो अब बैक्टीरिया जो है वो अपनी कई मेटाबॉलिज्म चयापचयी गतिविधियां हैं और कई सारी जो परिस्थितियां हैं, कोई बहुत ही इंटेंस परिस्थिति है, चरम स्थितियां हैं, उसमें भी क्या ये जिंदा रखने का हुनर रखते हैं, मतलब आसानी से नहीं मरते हैं। मानव शरीर में कुछ बैक्टीरिया जैसे कि अपन ने पढ़ा लाभदायक होते हैं, जैसे आंत वगैरह में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं जो अपने अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को फैलाते हैं। बैक्टीरिया जो है उनका जो उपयोग जो है वो पारिस्थितिकी में भी होता है, इकोसिस्टम, उद्योगों में भी होता है और मेडिसिन को बनाने में होता है। जब अपन बोलते हैं ना, जब अपन को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला, एंटीबायोटिक दवाएं लिख रहा हूं आपको। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबायोटिक दवाइयों में क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी करते हैं, तो बैक्टीरिया से दवाई भी बनाई जाती है। कई सारे जो बैक्टीरिया हैं उनसे मेडिसिन भी उनमें उपयोग में लाए जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं, जैसे अपन जो अपनी कक्षाएं अपन पढ़े 6ठी 7वीं 8वीं में अपन ने साइंस में एक पढ़ा होगा सहजीवी। सहजीविता जो है वो अपन ने पढ़ी। इसमें क्या होता है सहजीविता में कि एक बैक्टीरिया जो है वो फलीदार जो जितनी भी अपनी फसलें हैं, उन फसलों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये अपन को अच्छी तरह याद होगा, आप सभी ने पढ़ा है ये राइजोबियम। इकोसिस्टम में जो है वो पारिस्थितिकी एक सहजीविता, जो बैक्टीरिया और फसलों के बीच जो एक सहजीविता का उदाहरण होता है, उसका एक एग्जाम्पल है ये राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फलीदार जो पौधे हैं उनकी जड़ों में रहता है। और ये बैक्टीरिया क्या काम करता है कि जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को क्या करता है, अमोनिया जो होती है उसमें बदलता है, उसमें ट्रांसफर करता है, जो कि पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो जमीन को उर्वरक बनाने में, पौधों को ग्रोथ करने में इस बैक्टीरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, ये फलीदार जो फसलें हैं अपनी, जैसे मटर है, चौला है आदि जो फसलें हैं उन फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो एक सहजीविता का उदाहरण है फसलों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के बीच में। इसको अपन पढ़ते आ रहे हैं 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की जो कक्षाएं हैं वहां से अपन इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो बैक्टीरिया कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते हैं, बैक्टीरिया अपने लिए फायदेमंद भी होते हैं। एक अपनी अभी दस्त लग जाती है
तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन को एक दवाई लिखते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एक मेडिसिन आती है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको उस लाभदायक बैक्टीरिया को क्या है डॉक्टर उस दस्त को रोकने के लिए देते हैं ताकि आपका पाचन सुगम रहे, आपका पेट जो है वो अच्छा रहे। कई सारी टेबलेट आती है जैसे फ्लोरा बीसी आती है, और भी बहुत सारी टेबलेट्स आती है, लेक्टोबेसिलाई आते हैं जिनमें कई बार, तो वो अपने आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बैक्टीरिया नुकसान भी पहुंचाते हैं तो बैक्टीरिया मानव के लिए फायदेमंद भी हैं। तो ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय होते हैं, प्रजनन होता है वो द्विविभाजन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैक्टीरिया, इसका एक परिचय हो गया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। अगला जो है अपन वो देखते हैं कि जीवाणुओं द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं। तो मुख्य जो रोग हैं वो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा है, टिटनेस है, बेस एंथ्रेक्स है, आपका है हैंसन डिजीज जिसको कि कुष्ठ बोलते हैं, और आपका बहुत सारी डिजीज जो है, कई डिजीज जो है बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज जिस बैक्टीरियल डिजीज से अपन शुरुआत कर रहे हैं वो अपनी बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। विद्यार्थियों, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, टीबी का नाम, क्योंकि अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने जो है आसपास जो समाज है उसमें जो कई जो व्यक्ति हैं, अब कई तो मैं नहीं बोल सकता, पर कुछ जो व्यक्ति हैं वो इस बीमारी से पीड़ित आपने देखे होंगे जरूर। टीबी से, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं और यक्ष्मा भी बोलते हैं, ये इसके अन्य नाम है टीबी के। तो टीबी के मरीज आपने 100% जो है वो मैं देखे होंगे आपने, हो सकता है आपके परिवार में रहे हों या आपके मोहल्ले में रहे हों, आपके गांव में रहे हों, या चिकित्सालय में कई बार आपका वास्ता पड़ा हो तो वहां देखे हो। तो टीबी के मरीज जो है आपने 100% देखे होंगे। तो टीबी का जो नाम है वो है क्षय रोग, तपेदिक और यक्ष्मा। पूरा नाम जो है टीबी का क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। अब अपने दिमाग में टीबी का नाम सुनते क्या चीज आती है कि ये फेफड़ों की बीमारी है। हाँ, फेफड़ों की बीमारी है, टीबी फेफड़ों में होती है। ये इन्फेक्शन अपन ने जरूर देखा होगा, अपने जो मुख्यतः मिलने वाले जो मरीज हैं अपने आसपास जो अपन ने देखे होंगे वो फेफड़ों की टीबी के ही देखे होंगे अपन ने। परंतु टीबी न केवल फेफड़ों में, बाकी शरीर के अन्य अंगों में भी टीबी की बीमारी हो सकती है, जिसको कि अपन जैसे टीबी जो है उसको अपन दो भागों में, दो प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। एक होती है अपनी पल्मोनरी टीबी और एक होती है अपनी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब पल्मो का मतलब क्या होता है? लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो एक टीबी तो होगी कि फेफड़ों में होने वाली जो टीबी है उस इंफेक्शन को अपन क्या कहेंगे? पल्मोनरी टीबी। और फेफड़ों के अलावा शरीर में जो अन्य प्रकार की जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। यानी फेफड़ों के अलावा शरीर में जो अन्य अंग हैं उनमें अगर टीबी का इन्फेक्शन होता है तो उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब वो कहां कहां हो सकता है? वो हो सकता है आपके मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क में हो गया, हड्डियों में हो सकता है, गर्भाशय में हो सकता है फीमेल में, अंडाशय में हो सकता है, आपकी किडनी में हो सकता है, आपके लीवर में हो सकता है, बोन मेरो में हो सकता है,
तो ये कुछ प्रकार हैं जिनमें भी आपको टीबी की शिकायत या टीबी की बीमारी हो सकती है। फेफड़ों के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होती है, जैसे मस्तिष्क हो गया, हड्डियों में हो सकती है, गर्भाशय में हो सकती है, अंडाशय में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, लीवर में हो सकती है, बोन मैरो में हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है। यहां भी आपके टीबी हो सकती है। ये जरूर नई बात आपने सुनी होगी कि टीबी जो है वो फेफड़ों के अलावा इन जगहों पर भी होती है। तो इसलिए टीबी को फेफड़ों में होती है तो पल्मोनरी, और फेफड़ों के अलावा होती है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। रोग कारक कौन है ये याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है वो टीबी के लिए उत्तरदायी होता है। टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ये अपन को याद रखना है। संक्रमण जो है अगर फेफड़ों का है तो खांसी से होगा, खांसता है मरीज उससे होगा, ज्यादातर जो होगा वो खांसी से ही होता है। या जो थूक वगैरह जो है जो रोगी का, या जो छींक वगैरह आती है, या कोई अपन उसके रोगी जो है उसके संपर्क में आ गए हैं डायरेक्ट, तो अपन को हो सकता है, या उसके कोई चीजों का अपन ने प्रयोग कर लिया है। परंतु ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आम तौर पर जो है कोई व्यक्ति अगर निकट में भी रह रहा है, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो ये इन्फेक्शन यानी वह रोगी जो है दूसरों में जो है इन्फेक्शन फैलाने के लिए जो है वो मतलब बहुत कम फैला सकता है। अगर किसी, जैसे मैं जो है किसी टीबी के मरीज के पास अगर उसकी केयर कर रहा हूं या उसके साथ रह रहा हूं, परंतु अगर मेरी इम्यून पावर अच्छी है, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो यह जरूरी नहीं है कि मुझे टीबी का इन्फेक्शन होगा ही। कब होगा, मुझे कब हो सकता है कि जब हो सकता है कि या तो मेरी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो, या मेरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या मेरे को किडनी की बीमारी हो, या मेरे को कैंसर हुआ हो। तो ये कुछ कारण हैं जो प्रोन कारण है। मतलब आप टीबी के इन्फेक्शन होने के लिए कब उत्तरदायी होंगे, जब आप में ये कंडीशन होगी, यानी आप प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपकी अगर कमजोर हो गई है, तो आप टीबी के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है आपको वो बढ़ जाते हैं। परंतु आमतौर पर जो है वो टीबी जो है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो निकट संपर्क हो, चाहे आप उसकी वस्तुओं को उपयोग कर सकें, आप में फैलने की संभावनाएं जो होती है वो कम होती है, परंतु फैल सकती है। कैसे कि अगर जो इसके जो रोगी हैं वो अगर थूकते हैं, कहीं कफ उसके आप संपर्क में आ गए, खांसी के संपर्क में आए, आप छींक है उसके संपर्क में आए, तो बैक्टीरिया जो है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार प्रवेश कर गए, परंतु वर्षों तक, जब तक आपकी इम्यूनिटी जो कमजोर नहीं होती, जब तक आपको वो इन्फेक्टेड नहीं कर पाते, या उसके सिम्टम्स जो हैं वो आपके बॉडी में नहीं दिखाई देते। इसको अपन आगे पढ़ेंगे जब टीबी के प्रकार पढ़ेंगे अपन। तो अपने देख लिया कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लक्षण क्या क्या है, बुखार आएगा, थकान होगी, वेट जो है वो आपका अचानक कम हो जाएगा, वेट, रात में पसीना आता है, खांसी में खून आ सकता है। ये एक मुख्य सिम्टम्स है, मुख्य लक्षण है। कई बार जो है कि जो रोगी होता है वो खांसता है तो उसका जो बलगम नीचे गिरता है उसमें ब्लड भी होता है। और लगातार जो खांसी है, अगर 3 महीने से ज्यादा या 1 महीने से ज्यादा अगर आपको खांसी रह रही है, तो संभावना बनती है कि आपको टीबी हो सकती है। अब प्रभावित अंग जो है वो मुख्यतः जो टीबी होती है, मेनली जो टीबी होती है 70% केसेज में वो पल्मोनरी टीबी ही होती है। उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, जिनमें आपकी किडनी में हो सकती है, मस्तिष्क में, गर्भाशय में, अंडाशय में, अस्थियों में, आंत्र में भी हो सकती है, और लीवर में भी हो सकती है, परंतु ये आमतौर पर कम ही पाई जाती है। महिलाओं में जो है वो गर्भाशय की टीबी और अंडाशय, उनका जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ज्यादातर पाया जाता है, ताकि जिसके कारण जो है महिलाओं जो है उनकी प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, या उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो बंद हो जाती है। ज्यादातर फेलोपियन ट्यूब बंद होने का कारण क्या है महिलाओं में, वो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, ये ज्यादातर पाया जाता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों में होने वाली टीबी, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी फेफड़ों के अलावा अन्य जगह पर जो है अन्य अंगों में होने वाली टीबी। लक्षण क्या है, अगर 2-3 वीक से ज्यादा खांसी है तो संभावना है कि आपको टीबी हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि
जरूरी नहीं है कि हर स्वस्थ व्यक्ति में जो किसी टीबी के मरीज की केयर कर रहा है, चाहे आपका परिजन हो या जो हॉस्पिटल में जो है अपने स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स है या अन्य कोई अपना जो स्टाफ है, अगर वो पेशेंट की केयर कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसको हो, परंतु किसको हो सकती है, खतरा किसको हो सकता है, कौन है जो इसके लिए बिल्कुल चांसेज है कि उसको टीबी हो ही जाएगी अगर वो टीबी के मरीज के संपर्क में आया है। आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा होती है। अगर टीबी के मरीज का जो है ब्लड जो है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर चढ़ाया जाए तो संभावना है कि उसमें हो जाए कमजोर। और आईवी इन्फ्यूजन जो है कि अपन जब इन्फ्यूजन देते हैं मरीज को, टीबी के मरीज को, तो हो सकता है उस समय आप संपर्क में आए नीडल वगैरह से, तो उससे भी संभावना है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, किडनी की बीमारी हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या आप कैंसर के मरीज है, आपकी कीमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, तो संभावना है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हो जाएगी। मुख्य जो लक्षण है इसका 2-3 वीक से ज्यादा खांसी, या आपके कफ में ब्लड आ रहा है, या आपका वजन अचानक कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो गया आपका वजन बिना किसी कारण के, न कोई डायबिटीज, आप खाना भी खा रहे हैं प्रॉपर, थकान रह रही है, रात में पसीना आ रहा है, बुखार आ रहा है हल्का सा, तो आपको संभावना है कि टीबी है, फिर उसकी जांच करानी चाहिए अपन को। अब टीबी को जो है अपन वो 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक टीबी है आपकी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, जिसको सुप्त टीबी इन्फेक्शन भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए, यानी बैक्टीरिया जो है अपने शरीर में प्रवेश कर गए, परंतु जब तक अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है स्ट्रोंग है तो वो बीमारी जो बैक्टीरिया है वो अपना असर अपने शरीर में नहीं दिखा पाएंगे। तो इस प्रकार की जो टीबी होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट टीबी बोलते हैं, सुप्त, सुप्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सुप्त, यानी सोई हुई। बैक्टीरिया तो आ गया अपने शरीर में, वर्षों तक पड़ा रहेगा, परंतु उसके लक्षण जो है अपन में वो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या है, मजबूत है। जब अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी तभी अपन में वो इन्फेक्शन होगा। तो इस प्रकार के टीबी के इन्फेक्शन को अगर आपकी जांच कराएं लेटेंट टीबी में, तो आपके शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो मिल जाएगा, परंतु उसका जो असर जो है आप में वो नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार का टीबी इन्फेक्शन हो गया तो आप में कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। अब है आपकी एक्टिव टीबी। इस टीबी में जो है बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ग्रो भी करते हैं, बढ़ते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं तथा उसके लक्षण भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये यहां आपको लग गया कि आपको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो चुकी है या उसके लक्षण जो है वो हो गए हैं। एक टीबी होती है माइलरी इन्फेक्शन, जो कि पूरे शरीर में होता है। अब अपन ने देखा कि टीबी जो है या तो फेफड़ों में हो रही है, या फेफड़ों के अलावा किडनी, ब्रेन, या आपका ओवरी में हो रही है, या यूट्रस में हो रही है, या लीवर में हो रही है, या आंतों में हो रही है। परंतु जब एक साथ कई जगह हो जाती है, जैसे आपके एक जगह से ज्यादा जगह में हो गई, जैसे फेफड़ों में भी होगी, ब्रेन में भी होगी, सब पूरे शरीर में अगर जो टीबी फैल गई तो उस टीबी को अपन क्या कहते हैं, माइलरी टीबी बोलते हैं उसको। अब इस टीबी के कारण अपने शरीर में क्या होगा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी जो अपने ब्रेन होता है उसकी जो उस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। यानी टाइटिस का मतलब अपन ने पहले भी पढ़ा था कि उसका मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग। तो मस्तिष्क में क्या होती है, सूजन आ जाती है। ये भी मेनिंजाइटिस बीमारी हो सकता है, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। हिपेटाइटिस हो सकता है, पोर्स रोग हो सकता है जिसमें अपन उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। स्पाइन यानी अपना जो वर्टिब्रा होती है, ये स्पाइन जो होता है अपना पीछे रीढ़ की हड्डी, इसमें भी ट्यूबरक्लोसिस जो आती है उसको पोर्ट्स रोग बोलते हैं। और उसका एक नाम और भी है, पल्मोनरी कोक्स, ये बोलते हैं कोच डिजीज। जब स्पाइनल कॉर्ड में जब टीबी होती है तो उसको कोक्स बोलते हैं, कोक्स डिजीज यानी कोक्स ट्यूबरक्लोसिस। एडिसन रोग भी हो सकता है, अपन ने पहले पढ़ लिया है। स्क्रोफुला जो है वो गर्दन की जो लिम्फ नोड है, अपने गर्दन की जो लिम्फ नोड है, लसीका गांठें जो हैं, उनमें क्या होता है, स्वेलिंग भी हो सकता है। तो अगर माइलरी टीबी जो अपन को हो गई तो उसमें उसके कारण जो है आपके शरीर पर ये प्रभाव पड़ेंगे। आपको मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, पोर्ट्स डिजीज भी हो सकती है, स्क्रोफुला भी हो सकता है और एडिसन डिजीज भी
हो सकती है। तो माइलरी टीबी क्या होती है? पूरे शरीर में होने वाली टीबी। तो टीबी के जो है 3 प्रकार हो गए, लेटेंट, एक्टिव और माइलरी। लेटेंट सुप्त टीबी, जो आपको इन्फेक्टेड तो हो गए आप बैक्टीरिया से, परंतु आप में उसके लक्षण नहीं आ रहे हैं, वो आप में अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है बैक्टीरिया। एक्टिव में जो है आप में सारे लक्षण आएंगे, बीमारी आपको हो गई है। और माइलरी में यानी पूरे शरीर में जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? माइलरी ट्यूबरक्लोसिस। निदान और परीक्षण क्या होते हैं? एक मोन्टोक्स टेस्ट होता है, थूक और फेफड़े उसका भी परीक्षण होता है अपने, AFB टेस्ट होता है। ज्यादातर जो है स्पूटम टेस्ट जो है इसका टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। वो कौन सा होता है? स्पूटम टेस्ट। इसी टेस्ट से जो है ज्यादातर जो टीबी का पता लगाया जाता है, परंतु एक्सरे भी कराते हैं डॉक्टर और CT स्कैन भी करा सकते हैं। तो ये प्रकार है कि मोन्टोक्स टेस्ट हो जाएगा। हाथ में जो है एक आपके यहाँ पे वो दिया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाता है मोन्टोक्स टेस्ट में, फिर उसका सर्कल बना दिया जाता है, फिर उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेज आए हैं। तो वो होता है आपका मोन्टोक्स टेस्ट, टीबी के पता लगाने के लिए कि आप टीबी का इन्फेक्शन आपके शरीर में है कि नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। बचाव, नवजात जो होता है अपना शिशु, उसको पैदा होते ही 1 महीने के भीतर भीतर BCG का टीका लगाया जाता है। ये इसका बचाव है, जो कि अपने यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम जो होता है अपना UPI, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल टीकाकरण वैक्सीन प्रोग्राम जो होता है, सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम जो होता है, उसमें जो है नवजात को 0 से 1 महीने के भीतर या 7 दिन के भीतर BCG का टीका लगाया जाता है। BCG, बेसिलस कालमिटे यूरिन, इसका टीका लगाया जाता है। ये जो अपने टीकाकरण जो प्रोग्राम है अपना, उसमें शामिल होता है, ये वैक्सीन उसमें शामिल है। तो ये टीबी का बचाव। बाकी जो ट्रीटमेंट है इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है टीबी का, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। पूरा इलाज, क्योंकि विद्यार्थियों अपन ने देखा कि जो वायरल डिजीज थी उनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है, उनसे सिर्फ अपन बचाव कर सकते हैं। परंतु बैक्टीरियल जो बीमारियां हैं उनमें एक फायदा है, एक अपने लिए जो है वो अच्छी चीज जो है वो ये है कि उसका इलाज जो है लगभग सभी बीमारियों का वो मौजूद है। अगर अपन शुरुआती अवस्था में अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो अपन उन बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है इनका चिकित्सा क्षेत्र में जो है वो, या अस्पतालों में जो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनमें मौजूद है। तो टीबी का भी इलाज जो है वो मौजूद है। आपने देखा होगा कि जो अपने अगर देखे हो आपने टीबी के पेशेंट, तो उनको सप्ताह में 3 बार वो पत्ते खिलाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्ते जिनमें 5-7 गोलियां आती है एक साथ। और वो या तो आंगनबाड़ी है अपना, या हेल्थ सब सेंटर है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है सरकार की, उसमें जैसे आंगनबाड़ी भी हो सकती है, वहां भी आपको टीबी की दवाई जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या आशा सहयोगिनी है, आशा जो है अपनी, वो भी आपको देती है। उसके अलावा आपका सब सेंटर हो गया, उप स्वास्थ्य केंद्र, PSC हो गई, CSC हो गई, और आपका हो गया SDH उप जिला अस्पताल, CHC, SDH और DH जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, मतलब जितने भी अपनी जो फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उन सब में जो है वो टीबी का इलाज जो है वो मौजूद है। निःशुल्क होता है, कोई शुल्क नहीं है। और टीबी के इलाज जो है रोगी है उसको प्रोत्साहित करने के लिए और सरकार जो है वो उसको जो वित्तीय भुगतान जो है वो नगद राशि जो है वो देती है, जिसको अपन अभी आगे देखेंगे, एक योजना है उसमें। तो इलाज क्या है? इसका इलाज है डोट्स। ये पूछ सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम में कि टीबी का जो इलाज है उसका जो इलाज की जो प्रक्रिया है या इलाज का जो पूरा संगठन जो रूप है उसको अपन क्या बोलते हैं? डोट्स बोलते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डोट्स। इसमें जो है टीबी में वो 4 से 5 प्रकार की जो मेडिसिन है वो एक साथ दी जाती है उस मरीज को। उसके अलावा उसके पोषण जो है उसका भी ध्यान रखा जाता है। कई बार जो टीबी के मरीजों को जो है वो अगर ज़्यादा स्थिति खराब है तो एडमिट करके हॉस्पिटल में उनका न्यूट्रिशन बेस्ड जो ट्रीटमेंट जो है वो भी किया जाता है। और अगर वो घर पे ले सकते हैं तो घर पे भी उनका इलाज जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है उनको देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग रखते हैं।
तो डोट्स जो है न केवल एक मेडिसिन है, बल्कि डोट्स जो है एक प्रोग्राम है, एक तरह का एक कार्यक्रम है टीबी को हराने का, टीबी को एलिमिनेट करने का या टीबी से मुक्त होने का। आरएनटीसीपी जो प्रोग्राम है अपना, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो है, उसके अंतर्गत जो डोट्स है 1997 में इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था टीबी में, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। एमडीटी जो है उसको मल्टी ड्रग थेरेपी जो है दी जाती है, क्योंकि एक से अधिक दवाएं जो है इसमें दी जाती, 3 से अधिक एंटीबायोटिक्स जो है वो अपन देते हैं। तो कौन सा जो इलाज है इसका, डोट्स को याद रखना, ये पूछ सकते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स इसका पूरा नाम है, जो कि एक इलाज न होकर एक प्रोग्राम है पूरा, कि मरीज जो है टीबी के, उनको अपन ऑब्जर्व करके अपने जो हेल्थ केयर जो अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितनी मेडिसिन ले रहा है, क्या ले रहा है, सही तरीके से ले रहा है कि नहीं ले रहा, या उसको पूरा इलाज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वो सारा अपन मॉनिटर करते हैं ताकि टीबी को मिटा सके। अब अपन बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। कई बार क्या होते हैं, टीबी के जो मरीज होते हैं, जब शुरुआत में उनका इलाज चलता है तो वो क्या कुछ समय तक उसको लेके मेडिसिन को छोड़ देते हैं। तो मेडिसिन जो है, बैक्टीरिया जो है वो उन बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट हासिल कर लेता है, यानी जो दवाई अपन दे रहे हैं उससे अपन उसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या हासिल कर लिया, रेजिस्टेंट हासिल कर लिया। इसलिए टीबी का इलाज जो है जिनको चल रहा है उनको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना कोर्स जो है 6 महीने का या 9 महीने का कोर्स है वो पूरा करें, ताकि टीबी जो है आपकी बीमारी एडवांस स्टेज में ना पहुंचे। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप 2 एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया ने अगर प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली है तो उसको अपन एमडीआर टीबी कहते हैं। इसका इलाज क्या है, डोट्स प्लस, डोट्स को भी क्या कर दिया अपने, प्लस कर दिया। अवधि कितनी है, 9 माह के लिए होती है। एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, अगर बैक्टीरिया ने 2 से अधिक एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है तो उसको अपन एक्सडीआर टीबी कह सकते हैं। ये पूछते हैं पूछा जा सकता है, या कई बार अमूमन क्वेश्चन बनता है आरएस वगैरह, मेंस वगैरह में जो है वो जब सब्जेक्टिव ओपन देने जाते हैं तब ये पूछे जाते हैं आमतौर पर, क्योंकि अधिकतर को विद्यार्थियों को ये चीजें पता नहीं होती है, इसलिए इनको भी आप अच्छी तरह याद कर लें कि एमडीआर टीबी क्या होती है, एक्सडीआर टीबी क्या होती है। तो इसके इलाज की अवधि क्या होती है, 6 से 12 महीने होती है अगर एक्सडीआर टीबी में पेशेंट चला गया है। एमडीआर टीबी में है तो उसको अपन डोट्स प्लस से ट्रीटमेंट करते हैं या उसका इलाज करते हैं। अब टीबी को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए या उसको इरेडिकेट करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो है वो प्रोग्राम शुरू किया गया था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो 1997 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टीबी का नियंत्रण करना, पहले तो उसको फैलने से रोकना है, फिर उसका उन्मूलन करना है। यानी कि जो अपनी कम्युनिटी है कि पहला तो अपन क्या काम करें, फैलने से रोके, कंट्रोल करें उसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलने से उसको रोके, ताकि इन्फेक्शन जो है वो अधिक लोगों में ना फैले, ये काम करना है। दूसरा क्या करना है, टीबी को इरेडिकेट करना है, उन्मूलन करना है, मिटाना है उसका नामो निशान देश से। ठीक है, तो 1997 में जो है वो डोट्स ट्रीटमेंट जो अपन ने देखा अभी, डोट्स, उसको शामिल किया गया था, और उसको शामिल करते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था आरएनटीसीपी। डोट्स स्ट्रेटजी बनाई गई। सबसे पहले इसका 4-5 की पॉइंट्स जो हैं वो अपन देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के जो है वो क्या की पॉइंट्स बनाए गए कि अपन को क्या ऐसा करना है इस प्रोग्राम में ताकि टीबी को अपन हरा सकें, उससे मुक्त हो सकें। तो डोट्स स्ट्रेटजी, डोट्स को जो है प्रोग्राम में इंसर्ट किया गया, इन्वॉल्व किया गया कि अब जो टीबी का इलाज करेंगे वो डोट्स से करेंगे अपन। राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज किया गया, डायग्नोसिस को फ्री बनाया गया, और इलाज जो है उसका मुफ्त किया गया, फ्री किया गया, ताकि लोग जो है इलाज कराने से कतराए नहीं। इसका जो वहन है, इलाज का जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है। रोगियों को बिल्कुल मुफ्त इलाज दिया जाता है और मुफ्त ही उनका डायग्नोसिस होता है। तो ये किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी से जुड़ सके, अपना डायग्नोसिस या अपना इलाज करा सके।
पब्लिक में और प्राइवेट में जो है सामंजस्य स्थापित किया गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और पब्लिक में जो है सामंजस्य स्थापित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा टीबी के मरीजों का पता लगाया जा सके, या टीबी के मरीजों को कम्युनिटी से ढूंढ ढूंढ के अपन उनको सामने लाएं, उनका इलाज कराएं। ठीक है, उनका स्क्रीनिंग किया गया, स्क्रीनिंग करने का। टेकिंग चैलेंजेज कि टीबी मुक्त अभियान में या टीबी उन्मूलन के अभियान में जो जो भी समस्याएं आएंगी, जो जो चैलेंजेज आएंगे, जो जो कठिनाइयां आएंगी, उनको एक्सेप्ट किया गया कि यार अपन इनसे पार पा सकेंगे। 2020 में क्या हुआ कि ये जो प्रोग्राम था अपना RNTCP, उसका जो है नाम बदल दिया गया, वो बदल दिया गया राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम, यानी 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि सन 2025 तक भारत को जो है वो टीबी से उन्मूलित करना है, भारत से टीबी को 2025 तक एलिमिनेशन करना है। इस जो है अवधारणा को लेकर इस रोड मैप पर काम किया गया कि 2025 तक जो भारत को है टीबी से उन्मूलित कर देंगे, या टीबी को भारत से उन्मूलित कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा और जो अपना प्रोग्राम चल रहा था RNTCP, उसमें थोड़ा सा और रिवाइज किया गया, थोड़ा और सुधार किया गया कि कैसे अपन और अच्छे तरीके से काम कर सके। तो अर्ली एंड एक्यूट डायग्नोसिस, जितना जल्दी हो सके मरीजों का जो है वो डायग्नोसिस हो सके, उनको ढूंढा जा सके, और तीव्र गति से जो उनका निदान हो जाए ताकि पता चल जाए अपन को, तो उतना ही जल्दी अपन उनका ट्रीटमेंट कर सके। दूसरा क्या है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो अपना डोट्स प्रणाली है वो चली रही है, क्योर रेट जो है अपनी जो इलाज की जो रेट है उसको अपन अप करें, उसको बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंटों का ट्रीटमेंट करें। रिडक्शन इन मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी टीबी के कारण जो होने वाली मृत्यु दर है, या टीबी के कारण जो अपंगता होती है अगर जो मरीजों में, उसको कम किया जा सके, यानी मौतों को रोका जा सके। ज्यादा से ज्यादा जो टीबी के कारण जो मौत होती है या डेथ होती है किसी रोगी की, उसको रोका जा सके। तो इस तरफ भी काम किया गया। प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन, यानी जो टीबी के फैलने की जो प्रक्रिया है, एक मरीज से दूसरे मरीज में ट्रांसमिशन होता है, उसको रोकाना, उसको रोके, यानी जो टीबी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में नहीं फैल पाए, इसके ऊपर काम किया गया। इंगेजिंग कम्युनिटी, यानी जो समाज के जो लोग हैं अपनी सोसाइटी के, उन लोगों को जो है इन्वॉल्व किया गया कि आप आगे आए और इस प्रोग्राम में शामिल हो, तथा लोगों के ढूंढने में जो है टीबी के मरीजों को वो अपना सहयोग जो है वो आप प्रदान करें। तो ये कुछ पॉइंट्स है इस कार्यक्रम के, जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP जो 2020 में शुरू किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2025 तक जो है टीबी को उन्मूलित कर देंगे, कहां से, भारत से। ठीक है, अब एक योजना जो है टीबी के मरीजों को, वैसे तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, अपने हेल्थ केयर जो अपने कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो या अपने नर्सिंग स्टाफ हो, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टीबी के मरीजों को जो है वो ट्रीट कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, उनका पता लगा सके, उनकी जांच करवा सके। तो कुछ जो अपने आशा सहयोगिनी वगैरह हैं उनको प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। परंतु जो मरीज एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए तो क्या हॉस्पिटल में सुविधा है कि वहां उनका निःशुल्क भोजन वगैरह जो है वो सारा सुविधा होती है। परंतु कुछ मरीज जो है वो घर पे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो गया है जिसका इलाज लंबे समय तक चलता है, तो उसको आर्थिक रूप से जो है वो समस्या आती है, भरण पोषण की हो चाहे परिवार चलाने की समस्या जो है वो आती है। पर यहाँ तो क्या आपको अच्छा खाना है, अगर आप अच्छा खाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे, या अपना संतुलित भोजन जो है, विटामिन प्रोटीन से भरपूर भोजन जो है वो अगर लेंगे, तो टीबी को जो है आसानी से हरा पाएंगे, आसानी से उसका इलाज जो है वो हो जाएगा। यानी जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, अगर आप अच्छा भोजन करते हैं, प्रोटीन से भरपूर भोजन करते हैं, तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि आप टीबी से जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे, या आपका इलाज हो जाएगा, या टीबी से आप कंप्लीट रूप से ठीक हो जाएंगे। तो उसको उद्देश्य को देखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में एक योजना चलाई है, निक्षय पोषण योजना। यह योजना चलाई गई कि जो मरीज घर पे हैं, अस्पताल में एडमिट नहीं है,
उन मरीजों के भरण पोषण के लिए कि वो अच्छे से जो है अपना भोजन ले सके, तो प्रति माह उनको इलाज के दौरान, न इलाज के पहले न बाद में, इलाज के दौरान जब तक जिस ड्यूरेशन में उनका ट्रीटमेंट चलता है, डोट्स का इलाज चलता है, उस दौरान उनको हर महीने 1,000 रुपये जो है प्रति माह, पहले 500 थे फिर उसको बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया, तो प्रति महीना उनको 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि जो है डीबीटी डायरेक्ट जो बेनिफिट है उनके खातों में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी प्रक्रियाएं हैं जो कि जहां अपना फैसिलिटी उपलब्ध है, इसकी निक्षय योजना के लिए जिसको अधिकृत किया हुआ है जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या पीएससी सीएससी लेवल पे, वहाँ मरीज जो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, अपने अकाउंट्स वगैरह जो भी जानकारी उनको चाहिए वो देते हैं, तो उसके बाद उसके खाते में जो है हर महीने डायरेक्ट 1,000 रुपये जो है वो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उस योजना का क्या नाम है? निक्षय पोषण योजना पूछी जा सकती है, याद रखें। हर इलाज के दौरान जो टीबी का मरीज है उसको 1,000 रुपये अपने अच्छे भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए जो है वो सरकार देती है डीबीटी डायरेक्ट केस के माध्यम से। तो ये अपना था ट्यूबरक्लोसिस, एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, अपन ने पढ़ा कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो नाम का जो है वो अपना बैक्टीरिया इसका होता है। तो अगला जो डिजीज है, अगली बीमारी जो है अपन बैक्टीरिया के जो होने वाली है टाइफाइड, इसका भी नाम आपने 100% सुना होगा, और कई तो अपन है जो वो इस बीमारी से गुजर भी चुके हैं, कई बार हर साल भी होती है, क्योंकि टाइफाइड जो है वो भोजन, दूषित भोजन और दूषित पानी से होने वाली बीमारी है। तो आमतौर पर कई व्यक्ति हर साल जो है वो बारिश के आसपास जो है जब पानी बदलता है, या अपने घरों में जो अगर गंदा पानी आ रहा है, या आप भोजन जो है आप कॉन्टिमिनेटेड फूड जो है संदूषित भोजन का अगर उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण अपन को टाइफाइड हो सकता है, जिसके अन्य नाम क्या है? मोतीजरा, मियादी बुखार, आंत्रशोथ आदि भी इनके नाम है। मियादी नाम आपने जरूर सुना होगा कि जो ग्रामीण प्रदेश के जो रहने वाले हैं, अपन जो भी विद्यार्थी हैं, अपन सभी ग्रामीण प्रदेश से अगर टच हैं, तो वहां आपने जरूर इसका ये नाम सुना होगा कि वहां टाइफाइड को क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। क्या हो गया इसको? मियादी हो गई साहब इसको। तो पहले जो है पुराने टाइम पे जब इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, तो तब जो है इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत कम लोग कराते थे, परंतु वो 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक, 7 साल भर तक जो है बेड पर पड़े रहते थे, जब जाकर ही इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती थी क्योर होता था। पुरानी बातें, मॉडर्न टाइम में जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है इसका मौजूद है। बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारियां हैं उसके जो है कंप्लीट जो उसका ट्रीटमेंट है वो मौजूद है। अगर आप पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो 7 से 14 दिन या 14 से 15 दिन में जो है आप टाइफाइड से मुक्त हो सकते हैं, आसानी से जो है इसका इलाज हो सकता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। ये याद रखना है अपन को कि टाइफाइड जो है उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? साल्मोनेला टाइफी। लक्षण क्या है? फीवर हो सकता है। अब विद्यार्थियों, इसका जो फीवर है ना वो कई बार दिन में कम आता है, रात में ज्यादा आता है, और थोड़ी देर ठंड लग के आता है, फिर उसके बाद आपको वापस पसीना हो जाता है। अब मलेरिया जैसी बीमारी, उसमें भी सर्दी लगती है, डेंगू में भी लगती है, परंतु उनमें ठंड बहुत तेज लगती है और बहुत देर तक लगती है। परंतु इस फीवर में क्या होता है कि दिन के समय जो टेम्परेचर है वो रहेगा आपका कम, और नाइट के समय जो टेम्परेचर रहता है वो ज्यादा रहता है, तथा फीवर आता है आपको थोड़ा तेजी से आता है, थोड़ी सी ठंड लग के आता है, परंतु थोड़ी देर में वापस रिलैप्स हो जाता है। तो ये टाइफाइड का एक लक्षण है। पेट से संबंधित बीमारी है। कहां से संबंधित बीमारी? छोटी आंत से। टीबी का टाइफाइड का इन्फेक्शन कहां होता है? छोटी आंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए इसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? एंट्रिक फीवर। टाइफाइड को क्या बोलते हैं? एंट्रिक फीवर। एंट्रिक मतलब आंत्र, आंत्र से संबंधित बीमारी है। तो आंतों में जब बीमारी होगी तो क्या होगा? भूख आपकी कम हो जाएगी, हो सकता है कि दस्त भी हो जाए, उल्टी भी हो जाए, खाना आप नहीं पचा सकते सारा। तो ये इसके लक्षण हो सकते हैं। डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नोजिया वोमिटिंग होगी, सर दर्द तो होगा ही सही, मसल दर्द भी होगा, खांसी भी हो सकती है, और आपकी बॉडी पे कई बार क्या होते हैं स्पॉट्स और गुलाबी रंग के जो है वो चकते भी हो सकते हैं। अमूमन होते नहीं है परंतु हो सकते हैं। भूख में कमी होगी, ठंड लगेगी। तो ये सारे लक्षण क्या है? टाइफाइड के हैं।
मेन जो है आपकी भूख कम हो जाएगी और आपको फीवर आएगा। फीवर आता रहता है लंबे समय तक, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है, जब तक हो सकता है कि आपको डेली फीवर आए। टाइफाइड का जो है वो 10 से 15 दिन लगते हैं ठीक होने में, 5 से 7 दिन, आजकल तो 7 दिन का ट्रीटमेंट देने लगे डॉक्टर। तो आपका कोई सी भी बीमारी हो लगभग वो 7 दिन का जो है एक शेड्यूल हो गया है। पहले 3 दिन का था, फिर 5 दिन का हुआ, अब तो आजकल तो 7 दिन का देने लग गए। तो 7 दिन आपको इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं और मेडिसिन भी खानी पड़ सकती है। वो इन्फेक्शन की कितनी तीव्रता है, क्या स्टेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन क्या, टाइफाइड क्या है, मोती जरा भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं, आंत्रशोथ भी बोलते हैं, जिसको एंट्रिक फीवर कहते हैं, यानी छोटी आंत में होने वाली बीमारी है। संक्रमण किससे होगा, दूषित भोजन या पानी के सेवन से होगा, या व्यक्ति के मल या पेशाब से होगा। लक्षण क्या होंगे, थकान, कमजोरी, तेज बुखार, दस्त या कब्ज हो गई, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, भूख में कमी हो गई। निदान जब करते हैं, जब डायग्नोसिस आप गए डॉक्टर के पास कि साहब मुझे बीमारी है, ये बीमारी है, इतने दिनों से हो रही है मुझे, तो अगर डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है टाइफाइड का अपन टेस्ट करा लेते हैं, तो कौन सा टेस्ट होता है, वो विडाल टेस्ट होता है। आपने देखा होगा जिसमें फील्ड आते हैं, बहुत सारे इस तरह के फील्ड आते हैं, 4 फील्ड होते हैं उसमें, तो उसकी तरफ अपन नहीं जाएंगे। चिकित्सकीय प्रक्रिया है, अपन को नाम याद रखना है कि विडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। या आपके ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, आपका स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं, आपका यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। अब इसी बैक्टीरिया की वाहक कौन होती है, जो घर की मक्खियां होती है, अपनी घरेलू मक्खियां, हाउस फ्लाई। कई बार मक्खियां देखी होगी ना, गंदगी पे बैठ के, आप खाना खा रहे हैं, खाने पे आके बैठ गई, तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का वो ट्रांसमिट हो जाए। यानी किसी संक्रमित व्यक्ति का अगर कोई मल है, यूरिन है, अगर वहां पे मक्खी बैठ गई या उसका जो भोजन है उस पर मक्खी बैठ गई, तो स्वस्थ व्यक्ति के अगर किसी भोजन पे या पानी पे आगे अगर वो बैठ गई और स्वस्थ व्यक्ति उसका जो है वो अगर उसको प्रयोग करता है उसका, तो संभावना है कि उसको टाइफाइड हो जाए। तो टाइफाइड जो है वो हाउस फ्लाई घरेलू मक्खियां होती है, वो भी वाहक होती हैं इस बैक्टीरिया की, या उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। टीका जो होता है उसका टेब वैक्सीन, बचाव जो है वैक्सीन भी आती है टाइफाइड की। तथा जो अपन आम बचाव कर सकते हैं वो बचाव क्या है, एक तो अगर संक्रमित हो गए तो इलाज कराएं, उसके पहले कि अपन किस बच सकते हैं वो क्या है, स्वच्छता बनाए रखें, अपनी स्वास्थ्य की आदतों को सुधारें, हाथ धोएं, अगर बाथरूम जा रहे हैं या आप टॉयलेट का उपयोग कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, अन्य वस्तुओं को छूने से पहले साफ पानी पिएं, सुरक्षित भोजन करें, स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करें और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीन भी है जो है कुछ सालों तक आपको इसकी सुरक्षा प्रदान कर सकती है कि आप टाइफाइड से बच सकते हैं। वैक्सीन कौन कौन सी होती है वो अपन देख लेते हैं। टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंजेक्टेबल वैक्सीन, जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। दूसरी होती है ओरल वैक्सीन, जो मुंह से पिलाई जाती है। 2 प्रकार की वैक्सीन होती है। तो इंजेक्टेबल में जो है, इंजेक्टेबल भी जो वैक्सीन होती है वो 2 प्रकार की होती है, कॉन्जुगेट होती है, एक होती है नॉन अनकॉन्जुगेट या नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जिसको बोलते हैं अपन। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो आमतौर पर छोटे बच्चे हैं उनमें उसको उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो लंबे समय तक जो है वो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए कॉन्जुगेट वैक्सीन का क्या उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कॉन्जुगेट वैक्सीन को ज्यादा पसंद किया जाता है। ये वैक्सीन ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, इंजेक्टेबल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अनकॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो कम समय के लिए आपको प्रतिरक्षा जो है प्रदान करती है, इसलिए इसका उपयोग किया तो जाता है पर कम किया जाता है। अब आती है ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन एक मौखिक है जो मुंह से पिलाई जाती है, परंतु इसका उपयोग आपको क्या है वो बार बार करना पड़ेगा, समय समय पर कई बार आपको ये देनी पड़ेगी। जैसे कि अपन पोलियो की वैक्सीन देते हैं ना, पोलियो खुराक पिलाते हैं, कई साल में 2 बार अपन उसका आयोजन करते हैं टीकाकरण का, वैसे ही जो ओरल वैक्सीन है टाइफाइड की वो अपन को कई बार समय समय पर पिलानी रहती है इस अवधि में। परंतु इंजेक्टेबल जो वैक्सीन है वो वैक्सीन आपको 2 साल 5 सालों के लिए जो आपको सुरक्षा दी जाती है एक ही बार लगानी पड़ती है। तो 2 प्रकार की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, इंजेक्टेबल वैक्सीन और ओरल वैक्सीन।
इससे जो है आप बचाव कर सकते हैं अपने आप का। अब आगे जो तीसरा बीमारी जो है, थर्ड डिजीज जो है अपन वो लेते हैं हैजा। हैजा का नाम आपने सुना होगा। आमतौर पर जब बहुत तेज, अभी गर्मियों के सीजन में जो क्या होता है, दस्त बहुत ज्यादा लगते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं सामान्यतः उन दोस्तों को, अरे यार हैजा हो गया, हैजा फैल गया, हैजा का प्रकोप हो गया। तो हैजा क्या है, कोलेरा इंग्लिश नाम है इसका। विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण फैलता है। ये भी क्या होता है, संक्रमित जो खाने की वस्तुएं होती है जो इन्फेक्टेड हो चुकी है इस बैक्टीरिया से, विब्रियो कोलेरी से, अगर उनका अपन उपयोग कर रहे हैं, उनका अपन प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे खाने की चीजें हो, दूषित भोजन हो, तो अपन को क्या होता है, हैजा हो सकता है। जैसे टाइफाइड होता है दूषित खाने से, दूषित पानी पीने से, स्वच्छता का प्रयोग नहीं करने से, तो उसी प्रकार से हैजा भी आपको हो सकता है। ये भी आंतों की बीमारी है, टाइफाइड भी आंतों की बीमारी है। इसका एक लक्षण है चावल के पानी जैसे दस्त होते हैं, उल्टी होती है, प्यास लगती है, थकान होती है, पेशाब बंद हो जाता है। पेशाब क्यों बंद होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। बार बार दस्त जा रहे हैं तो पानी की कमी तो होगी ना शरीर में, तो पानी की कमी होगी तो बाथरूम कहां से आएगा, तो पेशाब क्या होता है, कम आता है या बंद हो जाता है। हाथ पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि मिनरल्स जो है उनका लॉस होता है, इसलिए आपके पैरों में, हाथों में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ज्यादातर अगर ज्यादा मात्रा में आप दस्त जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी। अगर अपन बार बार पानी, जैसे आपको दस्त आएंगे, जब दस्त में पानी आ रहा है तो आप में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी, उसको, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब होता है पानी, डी का मतलब होता है कमी, यानी डिहाइड्रेशन। तो जिनको हैजा हो गया उनमें ये लक्षण होते हैं। मेन लक्षण क्या है, चावल के पानी की तरह दस्त आते हैं, ये पूछ सकते हैं। बाकी डिहाइड्रेशन होता है। प्रभावित आंत जो है, अंग है, वो छोटी आंत है। उपचार क्या है, तीव्रता के आधार पर, बीमारी की जो है तीव्रता क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर उपचार होता है। ओआरएस भी देते हैं, अगर आप मुंह से खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो खाने पीने वाली मेडिसिन देते हैं डॉक्टर। ज्यादा अगर है तो आपको एडमिट कर लेते हैं, फिर आईवी फ्लूइड देते हैं, उसके थ्रू जो है आपका इलाज किया जाता है। बाकी घर पे भी आप ओआरएस का घोल पिला सकते हैं। बाजार के जो खाद्य पदार्थ हैं उससे परहेज करें। अभी का जो मौसम है, जैसे बारिश का मौसम है, तो उसमें ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि मक्खी मच्छर जो है वो ज्यादा पैदा होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा फैलता है। तो बाजार का जो बाहर का खाना है, जो बिना कवर्ड है, ढका हुआ नहीं है, उससे परहेज करें। या क्योंकि बाहर जो है वो कई बार आपको जो भूसा खाना है, पुराना खाना है, एक दो दिन पहले का, उसको भी गर्म करके सर्व कर देते हैं, तो उससे भी आपको हैजा होने की संभावनाएं क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो उससे बचे, पानी को बॉईल करके शुद्ध करके पिए। डायग्नोसिस क्या होगा, स्टूल सैंपल हो सकता है और ब्लड टेस्ट, डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, और आपके जो दस्त है, आपका स्टूल मल जो है, उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हैजा जो है वो खाने पीने की वस्तुओं के दूषित होने वाली बीमारी है। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बैक्टीरिया कौन सा है, विब्रियो कोलेरी। और प्रभावित अंग कौन सा है, छोटी आंत। और मेन सिम्टम्स क्या है, चावल के पानी जैसे दस्त। ये 3-4 चीजें जो है आपको वो याद रखनी है। इसके भी जो है वैक्सीन होते हैं। आप कई बार अगर अपन यात्रा कर रहे हैं, कई ऐसी जगह यात्रा कर रहे हैं जो हैजा से प्रभावित है, तो परंतु अगर अपनी यात्रा करना जो है वो आवश्यक है, अपन को जाना आवश्यक है, कहीं कोई जिला है, कहीं कोई शहर है, कहीं कोई देश है, उसके किसी भाग में अगर हैजा फैला है, अपन को उस जगह की, उस देश की यात्रा करनी है, तो वहां बचाव क्या होगा, आप उस बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं। तो 2 प्रकार की ओरल वैक्सीन, मैंने आपको बताया कि 2 ही प्रकार की होती है, या तो इंजेक्शन से दी जाएगी या मुंह से दी जाएगी। तो ओरल वैक्सीन में कुछ वैक्सीन के नाम है, जैसे डुकोरल वैक्सीन होती है, 2 खुराक वाला टीका है, जो 2 वर्ष से अधिक वाले जो बच्चे हैं, 2 वर्ष से अधिक वाले जो व्यक्ति हैं उम्र के, उनको दी जाती है। इसकी भी 2 डोज है वो दी जाती है। एक होती है शेनकोल, सांचोल भी बोलते हैं इसको, शेनकोल बोल सकते हैं। ये भी 2 खुराक वाला है, जो 1 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है। एक यूवी कोल प्लस आती है,
ये भी 2 खुराक वाला टीका है जो 1 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को या व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो ओरल में 3 वैक्सीन है। कौन कौन सी? डुकोरल है, शेनकोल है और यूविकोल प्लस है। 3 प्रकार की वैक्सीन है। कुछ जो है 2 वर्ष से अधिक वालों को प्रयोग कर सकते हैं और बाकी जो 2 है वो 1 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनको प्रयोग अपन कर सकते हैं। अब इंजेक्टेबल में कौन सी वैक्सीन है? वेक्सकोरा। ये जो वैक्सीन है ये 1 खुराक वाला वैक्सीन है जो 2 से 64 वर्ष की उम्र के जो भी लोग हैं उनको अपन दे सकते हैं। तो हैजा से अपन बचाव कर सकते हैं। एक तो कैसे करेंगे कि जो अपनी स्वच्छता वाली आदतें हैं, अपनी हाइजीन वाली जो आदतें हैं खाने में और पीने में, उसको मेंटेन करके। दूसरा, इलाज करके जो बचाव तो मैंने बता ही दिया कि आपकी जो अपनी आदतें, स्वस्थ आदतें हैं, अच्छी आदतें, उनको फॉलो करें, अच्छी हाइजीन को फॉलो करें और वैक्सीन जो है वो उसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। दूसरा, अगर बीमार हो गए तो फिर ट्रीटमेंट लेना है अपन को, डॉक्टर की सलाह से जो अपन को है वो इलाज लेना है। ठीक होने वाली बीमारी है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, परंतु अगर समय पे इलाज नहीं हो तो थोड़ी हानि भी जो है वो अपन को ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया आपका हैजा। अब विद्यार्थियों, आज अपन ने 3 बैक्टीरियल डिजीज जो है वो पढ़ी है। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, दूसरा अपन ने टाइफाइड पढ़ा और तीसरा अपन ने पढ़ा हैजा। टाइफाइड और जो कोलेरा है वो लमसम सेम ही बीमारियां हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। बाकी बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग हैं दोनों के, परंतु दोनों ही आंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं तथा दोनों ही दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होती है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली जो कक्षा है उसमें अपन अगली जो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाली है उनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारियां करें और हमसे जुड़े रहें। अच्छी जो है आपकी जो है पढ़ाई के लिए, अच्छे जो आपके अध्ययन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपको जो है हम सहयोग करेंगे आपकी परीक्षाओं में जो है वो आप सफल हो। अच्छा से अच्छा आपको ऐसा जो है मैटर जो है वो प्रोवाइड करें जिससे आप पढ़ें, अच्छा सा लाभ ले सकें, सफल हो सकें अपने जीवन में। तो ठीक है, जब तक के लिए विद्यार्थियों नमस्कार।